हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जहाँ दिव्यांशी उससे कुछ बात कर रही थी और सत्या बीच बीच में अपना सिर हिलाकर उसे जवाब दे रहा था। 21 साल में पुलिस ऑफिसर, वो भी एसपी, दिस गाय इम्प्रेस्ड मी। स्वास्तिक ने मन ही मन सोचा और मानव ने पूछा, और ये मिली कौन है? उसकी बहन? नहीं, वो उसके चाचू की बेटी है। या नहीं, हाँ, सचेरी बहन, मानव ने जवाब दिया। बहरहाल परदेसी भाई है। स्वास्तिक ने आंखें रोल कर ली और यहाँ वहाँ देखने लगा। अब किसे ढूंढ रहे हो? मानव ने पूछा। स्वास्तिक ने जवाब में कहा, मिली को ढूंढ रहा हूँ कि मिल जाए। अब तुम्हें उससे क्या लेना देना? मानव कंफ्यूज हुआ। स्वास्तिक ने मानव को इग्नोर किया और जहाँ उसकी नज़र जीवा के साथ खड़ी मिली पर गए, उसने अपने कदम मिली की तरफ बढ़ा दिए। मिल गई, बात करके आता हूँ। इतना कहते हुए स्वास्तिक ने हाथ में पकड़े स्पेन के गिलास को वेटर के ट्रे में रखा और मिली की तरफ चला आया। जीवा का पीठ स्वास्तिक की तरफ था। आदर्श ने जाते हुए स्वास्तिक को देख मानव से कहा, तेरा साला पक्का मार खाएगा। खाने दे साले को, तुझे क्या करना है? चलिए, कनिका अभी तक क्यों नहीं आई? ये कहते हुए मानव ने अपना फ़ोन निकाला और साइड में चला गया, जिसे देखते हुए आदर्श ने अपना सिर हिला दिया और आगे की तरफ चला गया। वहीं मानव ने साइड में आकर सीधा कनिका को कॉल मिला दिया, लेकिन कनिका ने कॉल अटेंड नहीं किया। ये लड़की कहाँ चली गई? कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रही है? ये कहते हुए मानव ने फिर से कनिका के नंबर पर डायल, लेकिन कनिका ने फिर भी उसका कॉल अटेंड नहीं किया। मानव ने अपना सिर नहीं में हिलाया और पीछे से त्रिजल ने आकर उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुझे चाचू बुला रहे हैं। मानव ने सिर हिला दिया और त्रिजल के साथ विप्लव की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ खन्ना विला आने के वाले रास्ते पर पड़ने वाले जंगल वाले रास्ते पर कनिका की गाड़ी खराब हो गई थी और उसे आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था और जंगली इलाके में होने के कारण उसके फ़ोन पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। कनिका गाड़ी पर बैठी इधर से उधर देखे जा रही थी। यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कनिका निकलकर हेल्प लेनी होगी। ये कहते हुए कनिका गाड़ी से बाहर आई और यहाँ वहाँ देखने लगी। रात के अंधेरे में उसे अब डर लग रहा था और पूरा इलाका सुनसान के साथ कुत्तों की रोने की आवाज़ गूंज रही थी। कोई दिख क्यों नहीं रहा? कनिका ने थोड़ा आगे आते हुए खुद से कहा। तभी उसकी नज़र आती हुई गाड़ी पर गई, जिसे देख कनिका की आंखें चमक गई। उस उठी और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी कनिका के ठीक बगल से होकर गुजर गई, जिस पर कनिका ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर गुस्से से कहा, कमीना, हेल्प भी नहीं करते। ये कहते हुए कनिका फिर से उधर उधर देखने लगी। जब 3 मिनट बाद वो गाड़ी रिटर्न होकर कनिका के सामने रुकी, जिसे देखते हुए कनिका ने एक राहत की सांस ली और विंडो के नीचे करते हुए अंदर बैठे आदमी ने कहा, क्या हुआ? कनिका ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मुझे आगे तक लिफ्ट मिलेगी? आदमी ने कनिका को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, तुम किसी एजेंसी के साथ जुड़ी हुई हो क्या? एक्सक्यूज़ मी। कनिका थोड़ी कन्फ्यूज हुई। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। आदमी ने जवाब में कहा, मेरा नाम संजय वालिया है और मैं पेशे से एक डायरेक्टर हूँ। क्या तुम्हें एक्टिंग का शौक है? कनिका ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, फिलहाल तो नहीं, लेकिन क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? संजय ने कनिका को देखा और गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ, मेरी एक मीटिंग है, पहले उसे अटेंड कर लूँ, फिर तुम्हें छोड़ दूँ। कनिका ने संजय की बात सुन मन ही मन सोचा, आगे मेन हाईवे में पहुंचकर मैं मानव को कॉल कर दूंगा या फिर कैब ले लूँगी। फिलहाल यहाँ से निकलना ज़रूरी है। ये सोचते हुए कनिका ने अपना सिर हिला दिया और संजय से कहा, थैंक यू सो मच, वेलकम। संजय ने ये कहते हुए सीट की बेल्ट की तरफ इशारा कर दिया। कनिका ने अपना सिर हिलाया और आकर बैक सीट पर बैठ गए, जिसे रियर व्यू मिरर में देखते हुए संजय ने गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी रिटर्न आगे की तरफ चले गए, जहां थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी आकर 7 स्टार होटल के सामने, जिसे संजय ने देखा और सिर घुमाकर कनिका से कहा, तुम यहीं वेट करो, 10 मिनट की मीटिंग है, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कनिका ने एक नज़र होटल की तरफ देखा और कहा, मैं भी अंदर चलती हूँ, यहाँ पर अकेले नहीं रहना। संजय ने अपना सिर हिला दिया और गाड़ी की तरफ इशारा किया।
गाड़ी गाड़ी से बाहर निकल आए, जिसके साथ कनिका भी बाहर चली आई और वो लोग अंदर की तरफ चले। संजय सीधा मीटिंग हॉल में चले गए। कनिका ने अपने फ़ोन को देखा जिस पर नेटवर्क थी। तब उसने तुरंत मानव को कॉल मिला दिया। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से मानव ने कॉल अटेंड किया। तू कहाँ लापता हो गई? पार्टी खत्म होने बाद आएगी? कनिका ने जवाब में कहा, मुझे नहीं पता मैं आ पाऊंगी। मानव थोड़ा सा हड़बड़ा गया। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। एक आदमी से लिफ्ट लेकर वापस सिटी की तरफ आई हूँ, कनिका ने जवाब दिया। मानव ने हल्के गुस्से से कहा, बिना जान पहचान के आदमी से तुमने लिफ्ट क्यों लिया? कॉल नहीं कर सकती थी? कनिका ने भी गुस्से से कहा, फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, वरना मैं तुम्हें कॉल कर सकती थी। मानव ने उसकी बात सुन पूछा, कहाँ पर हो तुम? कनिका ने होटल के नाम की तरफ देखा और कहा, बाय द वे होटल। मानव ने उसकी बात सुन कहा, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, मुझे आते नहीं बनेगा। कनिका ने टाइम की तरफ देखा और कहा, रहने दो, मैं घर जा रही हूँ कैब लेकर। मानव ने उसकी बात पर कहा, ठीक है, लेकिन कैब बुक मत करो, मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। कनिका ने अपना सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और मुझे कॉल करना, ड्राइवर आधे घंटे में पहुंच रहा है। इतना कहकर मानव ने कॉल कट कर दिया। कनिका ने इधर उधर देखा, जहां होटल रोशनी से चमक रही थी और वो जगह बहुत सुंदर लग रही थी। आते जाते लोग आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ मीटिंग हॉल में बैठे संजय से ठीक सामने कानों में हेडफोन लगाया आर्यमन फ़ोन में वीडियो देख रहा था और उसका सेक्रेटरी संजय से बातें कर रहा था। जहाँ सेक्रेटरी ने संजय के हाथ से स्क्रिप्ट लेकर आर्यमन को देते हुए कहा, इस पर एक नज़र डालो। आर्यमन ने कान से हेडफोन निकाला और उसके हाथ से स्क्रिप्ट लेकर पढ़ने लगा। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि तुम्हें ये मूवी बहुत पसंद आएगी, तुम इसकी कॉपी रख सकते हो, संजय ने आर्यमन से कहा। आर्यमन ने एक नज़र संजय को देखा और फिर से स्क्रिप्ट को पढ़ने लगा, जिसे देखते हुए संजय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। तब सेक्रेटरी से पूछा, क्या बात है डायरेक्ट, बहुत जल्दीबाजी में लग रहे हैं? संजय ने हल्का मुस्कुराकर कहा, तुम जो समझ सकते हो, मेरी वन नाइट स्टैंड बाहर वेट कर रही है, उसके कूल डाउन होने से पहले मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। सेक्रेटरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हैव फन। ये कहते हुए सेक्रेटरी ने आर्यमन को देखा जो कि स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद आर्यमन ने संजय से कहा, मैं कल सुबह तक जवाब दूंगा। संजय ने अपना सिर हिलाया और सेक्रेटरी से बात करने लगा, जिसे देखते हुए आर्यमन ने सेक्रेटरी से कहा, मैं बाहर हूँ, बात करके आ जाओ। सेक्रेटरी ने अपना सिर हिलाया और आर्यमन बाहर की तरफ चला आया। बाहर पहुंचकर उसकी नज़र लॉन पर बैठी कनिका पर गई। ब्लैक आउटफिट में कनिका बहुत सुंदर लग रही थी, जिसे देखते हुए आर्यमन की आंखें सिकुड़ गई और उसने इधर उधर देखा तो पाया कनिका अकेली थी, जिसे देख उसने फ़ोन पॉकेट पर रखा और कनिका के सामने आकर खड़ा हो गया। कनिका ने सिर उठाकर आर्यमन को देखा और हल्का सा चौंक गई। तुम यहाँ? ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ। रात के अंधेरे में डार्क चॉकलेट बनकर यहाँ कहाँ जा रही हो? आर्यमन ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। कनिका ने उठकर खड़े होते हुए कहा, ओह प्लीज़, इतनी खुशफहमी में मत रहो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। आर्यमन ने आंखें सिकुड़ाते हुए कनिका को देखा और कहा, वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? कनिका ने अपने दोनों हाथ मोड़ते हुए कहा। आर्यमन ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल मुझे मतलब है। कनिका ने अपनी आंखें रोल कर ली और ठीक उसी वक्त संजय भी वहाँ पर आर्यमन को कनिका के साथ देख थोड़ा सा चौंक गया। आर्यमन, तुम जानते हो सर? आर्यमन थोड़ा सा उलझा और संजय को देखने के बाद कनिका को देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गई और उसने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए संजय से कहा, तो तुम अंदर इसके बारे में बात कर रहे थे? आर्यमन की आग उगलती आवाज़ को सुन संजय ने अपने रीढ़ की हड्डी को ठंडक महसूस होने लगी। तुम जानते हो इसे? आर्यमन ने संजय के कॉलर को पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात करने की? तू जानता है इसके बारे में? जो तूने कहा कि ये तेरी वन नाइट स्टैंड है। जिसके गुस्से को देखते हुए आर्यमन के डर से हालत खराब हो गई और उसकी बात सुन कनिका भी शौक में चली गई। क्या वन नाइट क्या?
इसने 5 मिनट पहले मीटिंग हॉल में कहा कि ये तुम्हारे साथ मज़े करना चाहता है और तुम उसके साथ आ भी गए। तुम्हारा टेस्ट तो सच में बहुत बड़ा खराब है। कनिका आर्यमन को हल्की हंसी जिसे गुस्से से घूरते हुए कनिका ने थप्पड़ मार दिया। चुप, बिल्कुल चुप। तुम होते कौन हो मैं कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाला? आर्यमन ने झटके से संजय को छोड़ा और कनिका के बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तो तुम एक अनजान आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही हो, वो भी रात के इस वक्त और इस कमरे में? कनिका ने घबराहट में कहा, मैंने बस लिफ्ट लिया था क्योंकि मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी और ये मुझे ड्रॉप करने वाले थे। ये कहते हुए कनिका की आंखें भर गईं। जब उसे सच में पछतावा हो रहा था कि उसने संजय से लिफ्ट क्यों लिया। ये दुनिया सच में बड़ी जालिम थी। ऐसे हालात से कनिका पहले कभी नहीं गुजरी थी, जिस कारण उसे डर लग रहा था। जिसे घबराया हुआ देखा आर्यमन ने अपने जैकेट को उतारा और कनिका को सिर को उठाते हुए संजय से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर दूं, दफ़ा हो जाए यहाँ से। संजय ने बेइज्जती और शर्मिंदगी के घूंट पीते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए और कनिका वहीं बेंच पर रोते हुए बैठ गई। आर्यमन ने कनिका को कुछ देर तक देखा और उसके सामने पंजों के बल बैठते हुए, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कनिका घबराहट में नज़र उठाकर आर्यमन को देखने लगी, जिस पर आर्यमन ने कहा, इन नज़रों से मत देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। नहीं, मानो ने ड्राइवर को भेजा है, मैं यहाँ पर वेट कर लूँगी, कनिका ने धीरे से कहा, जिसे आर्यमन ने देखा और अपना सिर हिला दिया। ठीक है, तुम्हारे जाने तक मैं यहीं तुम्हारे साथ रुकता हूँ। कनिका ने आर्यमन को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहीं बैठी रही। दूसरी तरफ खन्ना विला में जहां रात की चमकती हुई रोशनी में सजे स्टेज पर जब पंखुड़ी और दैविक एक साथ खड़े हुए तो हर नज़र बस उन्हीं पर टिक गई। पंखुड़ी सिल्वर ग्रे कलर के सिमरी और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उनका लहंगा बारीक सीक्वेंट वर्क और ग्लास कट डिटेलिंग से सजा हुआ था, जो लाइट्स की चमक में हर कदम पर अलग ही जलवा बिखेर रहा था। ब्लाउज का कट हार्ट शेप नेकलाइन वाला था और उसके कंधे पर लगे फॉर डिटेल्स उसकी रियलिटी को और बढ़ा रहे थे। फुल सिल्वर शिफॉन नेट कंट्रोल दुपट्टा उसके पूरे लुक में स्वपिन एहसास हो रहा था। दैविक ने उसके साथ ब्लैक वेलवेट ड्रेस पर सिल्वर थंडर लाइक पैटर्न वाली जिग-जैग शाइनी डिटेलिंग वाला टक्सीडो पहनकर बिल्कुल क्लासी और चार्मिंग लग रहे थे। उनका ब्लेजर शाइनी था, लेकिन ब्लैक लेपल और सिंपल पैंट से लुक को बैलेंस किया था, जिससे वह भीड़ में अलग स्टाइल स्टेटमेंट बन गए। दोनों की जोड़ी जैसे स्टेज पर एक चमकती हुई फेयर टेल को साकार कर रही थी। पीछे खड़े फेयरी लाइट्स, झूमर की रोशनी और ब्लश-टोन फ्लोरल डेकोरेशन पर उपस्थिति की और भव्य बना रहे थे, जिन्हें देखते हुए सभी लोगों ने आंखें चमक रही थी और प्रकृति ऋतिक के साथ खड़ी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। वर्तिका ने उन दोनों को देखते हुए प्रकृति से कहा, कांग्रेचुलेसन मॉम, आपको एक और बहू मिल गई। जिन्हें देखकर लगता है दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। प्रकृति ने वर्तिका की बात सुन अपना सिर हिला दिया और ऋतिक की तरफ देखा, जो कि अपना फ़ोन निकालकर उन लोगों की वीडियो बना रहा था। जिसे देखते हुए प्रकृति ने, ऋतिक मेरे साथ फ़ोटो क्लिक नहीं करवाओगे? तुम जाकर अपने कलीग से मिलो ना, मेरे मज़े के बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? ये कहते हुए ऋतिक ने प्रकृति के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कैमरा सामने किया, जिसे देख प्रकृति ने उसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, बाहर में जाओ। इतना कहकर प्रकृति पैर पटकते हुए आगे की तरफ चली गई, जिसे ऋतिक ने गुस्से में जाते हुए देखा और वर्तिका ने ऋतिका से कहा, आपकी गलती है, मेरी क्या गलती है? वर्तिका आंखें सिकुड़ा रही। वर्तिका ने उसकी सिकुड़ती हुई आंखों को देख जल्दी से कहा, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत प्रकृति के पीछे चली। उसे भी ऋतिक में से थोड़ा डर लगता था, जिसे जाता हुआ देखने के बाद ऋतिक बस घूरता हुआ रह गया और वहाँ पर खड़े विद्वान से कहा, औरत को ना ऐसे मुट्ठी में पकड़ के रखना चाहिए, वरना छूट जाती है तो मेरी वाली मुझे धक्का देकर भगा रही है। लव मैरिज थी ना, इसलिए विध्वंस और कंधे चढ़ाते हुए, आपकी लव मैरिज थी, लेकिन मृत्युंजय बड़े पापा कहते लव मैरिज नहीं थी ना, तो वो बड़ी मम्मी से मार क्यों खाते हैं? ऋतिक ने अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी मॉम से मार खाता हूँ? ये कहते हुए उसका दिमाग क्लिक हुआ और उसने दोपहर की हरकत याद आ गई, जिस पर उसने विध्वंस को देखा, जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जिसे देख ऋतिक ने गुस्से से कहा, यहाँ पर मेरा दिमाग खराब करके खीखी कर रहे हो तुम, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे दामाद पर क्यों चिल्ला रहे हो? वैशाली ने
वहाँ आते हुए पूछा, जिसे देख ऋतिक ने कहा, तुम तो अपना मुंह बंद करके रखो, बकवाक मशीन। वैशाली ने घूरकर ऋतिक की तरफ देखा और विध्वंस से पूछा, तुम्हारे भाई की सास कहाँ है? दोनों मिलकर तुम्हारे बाप को मार। विध्वंस ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, उनकी आदत है, वो इसी तरह से गुस्सा करते हैं, मारने की जरूरत नहीं है। ऋतिक ने विध्वंस की बात पर आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, तुम मम्मी किसे कह रहे हो? अगर मेरी बेटी तुम्हें पापा के बजाय अंकल बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। वैशाली ने आंखें सिकुड़ाते हुए पूछा। ऋतिक ने आंखें और छुट्टी करते हुए कहा, वो मुझे पापा जी कहती है तो मेरा बेटा तुम्हें मम्मी जी कहेगा। मम्मी में अलग फीलिंग आती है मुझे। वैशाली आंखें बड़ी करते हुए ऋतिक को देखने लगे और विध्वंस ने ऋतिक से कहा, दैविक भी तो प्रथा आंटी को सीधा मम्मी बोलता है, तो वहाँ पर भी आपको अजीब फील होता है नहीं? नहीं, वहाँ पर क्यों नहीं? उसकी बात अलग है, मैं उसे छोटी बहन की तरह देखता हूँ, लेकिन इसे थोड़ी ना देखता हूँ। ये कहते हुए ऋतिक वहाँ से जाने लगा, जिसे देख वैशाली ने उसके हाथ को पकड़ते, अबे रुको, तुम साबित क्या करना चाहते हो? ये बताओ, पहले बात क्लियर करके जाओ, भाग कहाँ रहे हो? ऋतिक वैशाली की बात पर कुछ कहता उससे पहले ही अमृत वहाँ पर आ गया। और तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा है? वैशाली ने अमृत को देखा और वैशाली के हाथ को बदले में पकड़ते हुए अमृत से कहा, मेरी समधन मेरे साथ डांस करना चाहती है समधी जी। वैशाली ने एक नज़र ऋतिक को देखा और अपने हाथ को, फिर अमृत को देख अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, साला इस उम्र में तलाक करवाना चाहते हो का? जिसके गाली देने पर ऋतिक ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, तुम ना थोड़ी तमीज़ से रहा करो। एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूँ, अगर तुम ऐसे ही गाली देती रही ना तो मैं अपने पोते पोती को तुमसे मिलने नहीं दूंगा। वैशाली ने ऋतिक के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, फिर से बोलो तो। तुमने कहा, कैसी छिछोरी औरत से शादी की है तुमने? पकड़ कर रखो अपनी बीवी को। ये कहते हुए ऋतिक ने वैशाली को अमृत की तरफ धकेली, जिस पर अमृत ने वैशाली के पकड़ते हुए ऋतिक से कहा, तो तुम क्यों चेप हो रहे हो मेरी बीवी से? विध्वंस उन लोगों के बीच में आते हुए कहा, बस कीजिए, झगड़ा क्यों हो रहे हो? ऋतिक ने गहरी सांस भरते हुए अमृत से पूछा, एक बात बताओ, किस ज्योतिर्लिंग पर जाकर तुमने इसे मांगा था? अमृत ने जवाब में कहा, मैं कहीं नहीं गया था, ये मुझे मुफ्त में मिल गई। ये कहते हुए अमृत ने मुस्कुराते हुए वैशाली की तरफ देखा, जिसे घूरते हुए वैशाली ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि हम फ्री फोकट में तुम्हें मिल गया? अमृत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, जिससे हाथ दिखाकर बीच में रोकते हुए वैशाली ने कहा, समझ गए? साला एक लड़की के पीछे पीछे घूमकर उसको पटाते फिर शादी करते ना, तब समझ में आता कि लड़की कितनी मुश्किल में मिलती है। फ्री में मिल गए ना, इसलिए कदर नहीं करते। इससे पूछो हमारी कदर। ये कहते हुए वैशाली ने ऋतिक की तरफ इशारा किया और पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए। विध्वंस कन्फ्यूजन में ऋतिक को देखने लगा। डैड, ये मम्मी जी क्या कह कर गई? ऋतिक ने थोड़े ऑकवर्डनेस के साथ कहा, कुछ नहीं, पागल है वो, तुम जाओ यहाँ से। विध्वंस अपनी आंखें रोल कर ली और चुपचाप वहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद अमृत ने ऋतिक को घूरते हुए कहा, तुम ना थोड़ी लाज शर्म करके रखो। मैं क्यों करके रखूँ? अपने बीवी को समझो ना, खुल्लम खुला कह कर जा रही है कि मैं उसका आशिक हूँ। ऋतिक ने भड़कते हुए कहा, जिसे घूर कर अमृत ने देखा और इशारों से कहा, तुझे ना एक दिन गोली मार दूंगा मैं साले। इतना कहकर अमृत में पैर पटकते वहाँ से चला गया। ऋतिक ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, सारा मेंटल हॉस्पिटल मेरे ही घर की पार्टी में आ गए हैं। ये कहते हुए ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और आने जाने वाले तमाम मेहमानों को दैविक और पंखुड़ी को आशीर्वाद के साथ गिफ्ट देने लगा। मृत्युंजय भी अपने गोद में मृतिका को पकड़े महक के साथ खड़ा हुआ और प्रांजल उसके बगल वाले टेबल के पास कुर्सी पर बैठ चिप्स खा रही थी। मृत्युंजय, आपको नहीं लगता कि अब हमें डिनर करके चलना चाहिए? काफ़ी वक्त हो गया है, फंक्शन भी ख़त्म होने वाला है। महक ने मृत्युंजय को पोक करते हुए कहा। मृत्युंजय ने अपना सिर हिलाया और इधर उधर देखते हुए पूछा, लेकिन मेरी नालायक औलाद है कहाँ? एक तो तुम घर में छोड़ कर आई हो, ये दूसरा खुला शहर कहाँ है? किसी की बड़ी उजारने गए होंगे, प्रांजल ने धीरे से कहा, जिसे मृत्युंजय ने देखा और मुस्कुरा दिया। और महक ने मृत्युंजय की मुस्कान पर कहा, आप हो जो इस लड़के को बढ़ावा दे रहे हो, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मृत्युंजय ने आंखें चढ़ाते
महक कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पर मौली पर पटकते हुए आ गई, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने पूछा, क्या हुआ? मौली ने मुँह फुलाए जवाब दिया, तरफ मुझे आपका बेटा बिल्कुल मौली मुंह फुलाए जवाब दिया, तरफ मुझे आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं, एक्सचेंज कीजिए उसे। हाँ, यूँ तो नहीं हो सकता बेटा, शादी एक बार होती है, महक ने हंसते हुए कहा। मृत्युंजय ने उसे बीच में टोका, गलत इन्फॉर्मेशन मत लिया करो। तुम किसने कहा कि शादी सिर्फ एक बार होती है? महक ने भौं चढ़ा दी। तो अब और करनी है क्या आपको? जिससे पहले कि मृत्युंजय कुछ बोलता, प्रांजल जो अब तक चिप्स खाते खाते थक कर टेबल पर बैठा था, आंखें मिचमिचाकर बोला, इनको कौन करेगा? सब तो बोलते हैं महा चिढ़ाऊ है। बोले पापा। मृत्युंजय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अबे मैं किसने बोला तुम्हें? प्रांजल ने आंखें रोलकर, नानू बोले थे नानी के सामने। कितनी शांत है हमारी महक, इसलिए इस बड़बोले आदमी को झेल रही। महक का चेहरा पहले सॉरी टाइप बना, फिर वह हंसने लगी। तुम्हें तो कोई फिल्टर ही नहीं दिया भगवान ने बेटा, इतना सच नहीं बोलना चाहिए। मृत्युंजय ने महक को घूर कर देखा और प्रांजल से कहा, ओ नाना के पोते, तुम्हारे नाना से बात करनी पड़ेगी। और उसे आदम जमाने के आदमी की बात सुननी होती है तो मेरे पास क्यों आते हो खेलने के लिए? जाओ ना उसी के पास। प्रांजल ने तुरंत जवाब दिया, वो बोरिंग है पर हर बार कहते हैं लेट्स रीड समथिंग गुड और फिर मुझे योगा करवाते हैं। महक ने हंसते हुए कहा, तो मैं कैसी हूँ? प्रांजल ने चिप्स के आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, नकचढ़ी चिड़चिड़ी टाइप की हो, बस चिल्लाती रहती हो, बस बड़े पापा सो जाओ, बैठो, दूध ठीक से दूध पी लो। मुझे तो बड़े पापा के भी उतना ही नहीं डांटते। मृत्युंजय हंसी छूट गई। ये तो तुमने मेरा पूरा बदला ले लिया बेटा, अब जाओ तुम मेरे ही बारिश हो। महक ने उसकी गर्दन की तरफ झपटते हुए कहा, आप भी बड़का हो रहे हो और इसे बोलते हो मेरी औलाद नालायक है? मृत्युंजय ने गर्दन बजा, अरे कुछ तो करो, जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी का सारा पीसफुल एनवायरनमेंट चला गया है। हर चीज़ पर तुम्हारी डांट, बच्चे भी डर जाते हैं। महक ने हाथ में स्पर्श उठाते हुए, तो फिर मुझे भेज दो वापस। मृत्युंजय ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे मेरी ये बर्बाद जिंदगी भी अच्छी लग रही है। अब आदत हो गई तो आदत डलवा कर भागने वाला काम मत करो। प्रांजल ने उन दोनों के देखा और उसके मृत्युंजय से कहा, लेकिन बड़े पापा आप तो कहते हैं कि बड़ी मम्मी आपको एक मिनट के लिए भी स्पेस नहीं देती। मृत्युंजय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अबे चुप, मेरे घर का तुड़वाना चाहता है क्या? कौन किसका घर तुड़वा रहा है? सुधांशु ने आते हुए पूछा। मृत्युंजय ने उसे देखा और वो कुछ कहता उससे पहले महक ने सुधांशु को कहा, सिद्धू मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। मृत्युंजय ने चौंकते हुए महक को देखा और कहा, महक हम दोनों को झगड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए तुम ये ससुराल छोड़कर मायके जाने वाली नौटंकी बंद कर दो। उम्र चली गई है तुम्हारी और मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें मनाते हुए। महक ने घूर कर मृत्युंजय को देखा और सुधांशु से कहा, तुम मुझे लेकर जाओगे कि नहीं? जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अबे चुप न साले, कभी ना कहना नहीं सीखा है क्या? तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।